हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, पिछले वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था विटामिन्स और उसमें मैंने आपको फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में बताया था। उसमें अपन ने विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में अपन ने चीज़ें पढ़ी थी। वैसे विटामिन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन AIPMT में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अपन लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। कभी कभार एक आध क्वेश्चन अगर आ जाए। आज अपन लोग देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन मैंने बताया था कि दो तरह की विटामिन आएंगी। पहली पढ़ेंगे अपन लोग विटामिन सी। विटामिन सी, अब विटामिन सी का केमिकल नाम अपन को याद रखना है, जिसे बेटा क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ठीक है ना। और इसके और भी कई नाम हैं, जैसे इसका और अगर हम नाम की बात करें तो ये बेटा है एंटी वायरल विटामिन। एंटी वायरल विटामिन, एंटी वायरल विटामिन भी इसे कहा जाता है। देखो, वायरस के अगेंस्ट, ठीक है ना, वायरल ग्रोथ को रोकने वाली विटामिन है ये विटामिन सी। देखा होगा बेटा आपने, अभी जो कोरोना चल रहा है ना, कोरोना जो कोविड-19 डिसीज़ चल रही है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये एक वायरल डिसीज़ है। और देखा होगा इसमें आपने कई बार न्यूज़ में या सोशल मीडिया में पढ़ा होगा कि हमें ज़्यादातर नींबू हो गया, आंवला हो गया, ये ऐसी चीज़ें खाने की, मतलब विटामिन सी रिच फूड से काफ़ी हद तक कोरोना प्रिवेंट हो सकता है। या जो भी कोरोना के ट्रीटमेंट में जो भी टैबलेट्स यूज की जा रही है उसमें से विटामिन सी टैबलेट, क्योंकि विटामिन सी क्या होती है बेटा? एंटी वायरल। तो इससे याद रखना, जो कोविड-19 से अपन को याद रहेगा कि एंटी वायरल विटामिन कौन है? विटामिन सी। और इस विटामिन की कमी से बेटा एक डिसीज होती है स्कर्वी। तो इसलिए क्या बोलेंगे इसे? एंटी स्कर्वी, एंटी स्कर्वी विटामिन। क्योंकि अभी देखना, इस विटामिन की कमी से एक बीमारी होगी जो टीथ में स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम जो होता है उसे बोलते हैं स्कर्वी, इसलिए बोलते हैं एंटी स्कर्वी विटामिन। और इस विटामिन का एक नाम हो सकता है वाउंड हीलिंग विटामिन। वाउंड हीलिंग विटामिन, वाउंड हीलिंग विटामिन। क्योंकि बेटा ये जो विटामिन है, अगर कहीं पर आपको चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पर ये हीलिंग करने में हेल्प करती है। जैसे बेटा इसकी कमी होगी ना तो दांतों से खून बहने लगता है। अगर ये विटामिन सी आप प्रॉपर मात्रा में ले रहे हो तो वो जो मासूम मतलब जो टीथ के अराउंड जो कट लग जाते हैं उसको हीलिंग कर देगा, या और भी कहीं बॉडी में अगर कोई वाउंड्स है उसे हील करने में हेल्प करती है। तो ये मेन नाम इसका क्या है बेटा? एस्कॉर्बिक एसिड। इसे एंटी वायरल विटामिन भी बोलते हैं बिकॉज इट प्रिवेंट वायरल ग्रोथ। किसकी कमी से होता है? स्कर्वी। सो इट इज नोन एज एंटी स्कर्वी विटामिन। और ये वाउंड्स हीलिंग में हेल्प करती है, घाव को भरने में हेल्प करती है, इसलिए इसे बोलते हैं वाउंड हीलिंग विटामिन। और अगर हम विटामिन सी की बात करें बेटा, तो इसका मेन जो सोर्स है वो है सिट्रस एंड लेमन। नींबू, संतरा, इसके मेन क्या है बेटा? सोर्स हैं। और मैंने बताया था बेटा आपको कि वाटर सॉल्युबल विटामिन आपकी यूरिन में हो सकती है। दिस इज द, और ध्यान रखना, विटामिन सी इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन। कौन सी बेटा? ये क्या है बेटा? ये फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कौन सी विटामिन है जिसकी सर्वप्रथम डिस्कवरी हुई थी, विटामिन सी इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन एंड इट डिस्कवर्ड इन ह्यूमन यूरिन। इसकी डिस्कवरी किस में हुई थी बेटा? ह्यूमन यूरिन में इसकी डिस्कवरी हुई थी। क्योंकि हमें पता है जितनी वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगी वो किस में हो सकती हैं बेटा? यूरिन में वो विटामिन्स हो सकती हैं। इसलिए विटामिन सी इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन और इसकी डिस्कवरी ह्यूमन यूरिन में हुई थी, ठीक। और ये बेटा हमारी बॉडी में ये स्टोर कहाँ होती है? ये जो विटामिन सी है हमारी बॉडी में एड्रिनल
आपने नाम सुना होगा बेटा एक ग्लैंड का, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये हमारी बॉडी के एड्रिनल ग्लैंड पार्ट में क्या होती है बेटा, ये स्टोर की जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ जनरल चीज़ें अपन को याद रखना है, कई बार इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। एंटीवायरल कौन है, एंटी स्कर्वी कौन है, वाउंड सीलिंग कौन है, ठीक है ना। फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन कौन है, किस विटामिन, कौन सी विटामिन ह्यूमन यूरिन में हो सकती है, विटामिन सी हो सकती है। अगर हम विटामिन सी के बेटा कुछ फंक्शन देखें तो एक अगर हम इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो मेन जो इसका एक फंक्शन तो ये है कि देखना बेटा, इसका जो मेन फंक्शन है वो तो है टीथ से रिलेटेड। ये क्या करता है, जो आपके टीथ है ना, अपन ने पढ़ा था टीथ कहाँ पे था बेटा, जॉ सॉकेट पे था, याद है ना। ये मैंने आपको टीथ बताया था, और टीथ किसके अंदर था बेटा, जॉ सॉकेट के अंदर क्या था बेटा, ये टीथ। तो जॉ सॉकेट और टीथ के बीच में बेटा क्या पाए जाते थे, फाइबर्स थे ना। उस फाइबर का नाम याद है किसी को, पेरिओडोंटोब्लास्ट लिगामेंट। टीथ के इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, टीथ जॉ सॉकेट में होता है, उसके चारों तरफ सीमेंटेड लेयर भरी होती है और फाइबर पाए जाते हैं जिसका नाम था पेरिओडोंटोब्लास्ट लिगामेंट। तो विटामिन सी क्या करती है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। आल्सो डिपॉजिट सीमेंटिंग लेयर अराउंड टीथ, जो टीथ है उसके चारों तरफ सीमेंटिंग लेयर को डिपॉजिट कराना और फाइबर्स को बनाना। बताओ बेटा, जितने ज़्यादा सीमेंट डिपॉजिट की जाएगी, जितना ज़्यादा फाइबर बनाया जाएगा, उतना स्ट्रांगली टीथ जॉ सॉकेट से क्या होगा, ज्वाइंटेड होगा, ठीक। और इसका एक फंक्शन ये है, इट आल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। ये बेटा हमारी इंटेस्टाइन से, विटामिन डी का काम क्या था, विटामिन डी भी इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराती थी, ऐसे विटामिन सी भी कैल्शियम और आयरन को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करती है। तो मेन फंक्शन तो इसका यही है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स एंड सीमेंटिंग लेयर अराउंड टीथ। अब देखना, अगर हम विटामिन सी की डिफिशियंसी की अगर हम बात करें तो डिफिशियंसी अगर हो जाएगी तो जो टीथ है, टीथ के अराउंड सीमेंटिंग प्रॉपर लेयर नहीं बनेगी, सीमेंटिंग लेयर नहीं बनेगी, ना फाइबर बनेंगे, तो दांत आपके हिलने लगेंगे। जब दांत हिलेंगे तो वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, दांतों में सूजन भी आ सकती है, और उस बीमारी का नाम होता है स्कर्वी। क्या नाम होता है, स्कर्वी डिसीज। तो ये बड़ी फेमस डिसीज है बेटा स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम। जो गम है आपके, जो गम माने मसूड़ क्या हो जाते हैं बेटा, स्पॉन्जी हो जाते हैं एंड ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग, ठीक। तो ये विटामिन सी के बारे में कुछ अब जनरल चीज़ें इतनी याद रखना, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में कुछ नहीं पढ़ना, बस विटामिन सी के बारे में कुछ चीज़ें आपको मेन याद रखनी, ठीक। तो ये होगी विटामिन सी। नेक्स्ट अपन लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट है विटामिन बी। लेकिन बेटा विटामिन जो बी है ना बहुत सारी होती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो विटामिन बी के कई सारे टाइप्स हैं, इसलिए विटामिन बी को हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसमें B1, B2, B3, B5 ऐसे बहुत सारी विटामिन होते हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा अपन को टाइप याद रखने हैं, और ख़ास तौर पे जो हमें याद रखना है उससे डिसीज और उसका केमिकल नेम। इससे भी बेटा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते कभी कभार। जैसे अब देखना, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको बताया था कि विटामिन्स आर नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक, बट दे आर एसेंशियल, बट दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मेटाबॉलिक प्रोसेस। अभी आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ रहे होगे बॉटनी में, उसमें आप पढ़ोगे इंजाइम। तो बेटा जितने इंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में, जितने भी इंजाइम हैं, उन मोस्ट ऑफ द इंजाइम के लिए विटामिन की ज़रूरत पड़ती है एक्टिवेशन के लिए। अगर किसी इंजाइम को विटामिन की ज़रूरत पड़ती है या मिनरल की ज़रूरत पड़ती है उसे एक्टिवेट करने के लिए, उसे बोलते हैं कोफैक्टर।
देखना अभी आप एंजाइम में ये टर्म पढ़ोगे बेटा, कोफैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? कोफैक्टर। सपोज करो ये बेटा एक आपका एंजाइम है, सपोज करो ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, इसका कोई काम होगा बॉडी में, कोई काम होगा। अब इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए सपोज करो ये विटामिन की ज़रूरत है, तो अगर ये विटामिन नहीं होगी तो ये एंजाइम तो रहेगा लेकिन आपके बॉडी में काम नहीं करेगा, बिकॉज दीज विटामिन एक्टिवेट दिस एंजाइम। जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं उन्हें बेटा बोलते हैं कोफैक्टर। तो जो देखना, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात करो, अभी तक अपन ने बेटा 5 टाइप की विटामिन पढ़ी, ए डी ई के सी। वहाँ जनरली मैंने ये टर्म ऐसा यूज नहीं किया, लेकिन जितने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, अगर कोफैक्टर की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्ट एज कोफैक्टर। तो क्वेश्चन आए कि कौन सी विटामिन कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो ऐसे आंसर में क्या होगा? विटामिन बी या उसके कॉम्प्लेक्स एक्ट एज कोफैक्टर। कोफैक्टर के बारे में डिटेलिंग आप पढ़ोगे, वहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दिया कि कोफैक्टर ऐसा कोई सब्सटेंस जो एंजाइम को एक्टिवेट करे, ठीक। तो मोस्ट ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक्ट एज कोफैक्टर। अब इसमें से बेटा विटामिन बी कई टाइप के होते हैं, जैसे ए मेन पढ़ाई दे रहा हूँ मैं आपको, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जो पूछे गए हैं। जैसे पहला है विटामिन B1। विटामिन B1 सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है बेटा, विटामिन B1, जिसे बेटा इसका केमिकल नेम है थायमीन। क्या नाम है इसका? थायमीन। इसका केमिकल नाम है थायमीन। अब देखना बेटा ये थायमीन लिखा है और ये भी होता है एक थायमीन। मैंने आपको पीछे कहीं बताया होगा, ये THY है और THIA है। दिस इज द थायमीन विटामिन B1 और दिस इज द थायमीन, ये डीएनए में पाया जाने वाला क्या है? टी। डीएनए में सुना होगा ना ATCG, ये सब पाए जाते हैं। तो आप ये भी आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ोगे। तो ये थायमीन है, नाइट्रोजिनस एक बेस है, जबकि थायमीन इज द विटामिन B1 है। और ये अपनी छोटी क्लास में कितनी बार पढ़ा होगा, विटामिन B1 की कमी से होती है बेरी डिसीज। इसकी कमी से होती है बेरी, इसलिए इसे बोलते हैं एंटी बेरी विटामिन। एंटी बेरी विटामिन भी इसे कहा जाता है। तो विटामिन B1 में 2 नाम याद रखना है। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन। इस विटामिन की कमी से होगी कौन सी बीमारी? बेरी डिसीज, इसलिए इसका नाम क्या? एंटी बेरी विटामिन। अब देखना है ये जो विटामिन B1 है ये बेटा कोफैक्टर की तरह काम करेगी, एक्ट एज कोफैक्टर। अब बताइए कोफैक्टर की तरह काम कर रही है तो किसी न किसी एंजाइम के लिए कोफैक्टर की तरह काम करेगी। तो विटामिन B1 एक्ट एज कोफैक्टर फॉर एंजाइम थायमीन। देखो एंजाइम का नाम क्या है? थायमीन पायरोफॉस्फेट। थायमीन पायरोफॉस्फेट एंजाइम। थायमीन पायरोफॉस्फेट ये एक एंजाइम होता है, नाम ही क्या? थायमीन भी है उसमें, मतलब विटामिन B1 भी है, पायरोफॉस्फेट एंजाइम। इस एंजाइम के लिए विटामिन B1 का होना जरूरी है, तभी ये एंजाइम एक्टिवेट होगा। तो बताओ विटामिन B1 एक्ट एज कोफैक्टर फॉर थायमीन पायरोफॉस्फेट एंजाइम। तो क्वेश्चन अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये एंजाइम करता क्या है, ये काम क्या है? देखो बेटा बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अभी आप जब पूरा 11th में प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे और क्लियर होगा ये। देखो आपने इतना पढ़ा है कि हम बेटा ग्लूकोज लेते हैं, जब हमारे ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म जो होती है तो ग्लूकोज से बेटा क्या बनता है? पायरूबिक एसिड बनता है। क्या बनता है? पायरूबिक एसिड बनता है, ठीक। और पायरूबिक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो बनता है एक कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। देखो ग्लूकोज की बहुत बड़ी बेटा एक स्टेप होती क्रेब साइकिल, ये कहाँ जाता है बेटा? आगे
क्रेब्स साइकिल में जाता है आगे ये, तो बहुत बड़ा एक स्टेप होता है, वो सब नहीं याद रखना आपको। देखो ग्लूकोज से बनता है पायरूबिक एसिड, पायरूबिक एसिड से बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक, तो जब पायरूबिक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है तो वहाँ पर एक एंजाइम काम करता है, पायरूवेट, पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, एक एंजाइम का एक समूह काम करता है। देखो पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्या करता है, कन्वर्ट पायरूबिक एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए। ये जो मैंने नाम लिखा है पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये 5 एंजाइम का एक समूह है। यहाँ 5 एंजाइम होते हैं और उन 5 में से एक एंजाइम ये भी है, ये है मतलब। तो बताओ थायमीन पायरोफॉस्फेट एंजाइम का काम क्या हुआ, इट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ पायरूबिक एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए। अब बताओ अगर विटामिन B1 की आपके अंदर कमी हो जाए तो ये स्टेप होगा नहीं। आप कितना भी ग्लूकोज बेटा खा लो, कितना भी ग्लूकोज खा लो, आगे ग्लूकोज की बर्निंग की प्रोसेस होगी ही नहीं और आपको एनर्जी मिलेगी ही नहीं। तो देख रहे हो ना, ये ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म की एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में जब पायरूबिक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है तब यहाँ पे एक एंजाइम का समूह काम करता है। उस 5 एंजाइम में से एक एंजाइम ये भी होता है। तो देखो पहला काम क्या दिखा बेटा विटामिन B1 का, विटामिन B1 एक्ट एज को फैक्टर फॉर दिस एंजाइम। और दूसरा बेटा विटामिन B1 का काम होता है इट एक्टिवेट, ये किसे बेटा एक्टिवेट करता है, इट एक्टिवेट एपीटाइट सेंटर। यह हमारे बॉडी में, जो हमारे ब्रेन में बेटा भूख का सेंटर होता है ना, एपीटाइट सेंटर, उसे क्या करता है बेटा, एक्टिवेट करने का काम करता है, जिससे आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगती है बेटा, भूख लगती है। तो मेन 2 फंक्शन याद रखना, B1 की तो नाम याद रखना, बेरी डिसीज याद रखना, इसका काम एक तो ये हो गया, और दूसरा इसका काम है कि यह एपीटाइट मतलब भूख के सेंटर को एक्टिवेट करता है, जिससे आदमी को भूख लगती है। तो बेटा अब इसकी डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होगी, देखो डिफिशियंसी से होगी बेरी डिसीज, बेरी डिसीज। अब क्वेश्चन 1-2 बार बेटा बहुत पहले पूछे गए हैं कि बेरी डिसीज के सिम्टम क्या है। तो थोड़ा देखो, बेरी डिसीज विटामिन B1 की कमी से हो रही है, क्लियर। विटामिन B1 का काम है कि एक तो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म कराना और दूसरा है कि एपीटाइट सेंटर को एक्टिवेट करना। तो विटामिन बेरी के सिम्टम क्या होंगे, अगर विटामिन B1 की आपके अंदर कमी है तो पहली बात तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो पहला सिम्टम क्या होगा, आदमी को भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपीटाइट। दूसरा सिम्टम, जब भूख ही नहीं लगेगी तो आदमी का वजन धीरे धीरे कम होता जाता है, तो रिड्यूस वेट कम हो जाएगा, उसका वजन कम होने लगेगा। और भी देखा जाता है कि विटामिन B1 की कमी से जब बेरी बीमारी होती है तो कुछ ऑर्गन में पैरालिसिस भी होने लगती है। पैरालिसिस मतलब ऑर्गन का काम करना बंद। क्यों, क्योंकि बेटा अगर विटामिन B1 की कमी हो गई तो ऑर्गन को ग्लूकोज ही नहीं जलेगा, ग्लूकोज ही नहीं बर्न होगा, तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो ऑर्गन काम करना बंद कर सकते, तो पैरालिसिस होने लगती है। और इस बीमारी में देखा जाता है कि मेन सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्टेड होता है और आदमी के हार्ट का साइज भी क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो ये मेन सिम्टम देख देना, भूख की कमी होगी, वजन कम हो जाएगा, पैरालिसिस होगी, वास्कुलर सिस्टम मेन इफेक्टेड होता है और आदमी के हार्ट का साइज बड़ा होने लगता है। तो ये बेरी डिसीज। बस इतना याद रखना कि विटामिन B1 का नाम थायमीन, इसकी कमी से होती है बेरी, इसलिए नाम एंटी बेरी और इसके फंक्शन हो गए। समझ गया बेटा, दिस इज विटामिन B1। तो देखना विटामिन में इनके नाम तो सबके इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो मेन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो बताऊँगा। एक तो पहली इम्पॉर्टेंट विटामिन B1 है, दूसरी अगर हम देखें, दूसरी विटामिन है विटामिन B2 जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन, इसे राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन B2 को हम क्या बोलते हैं बेटा, राइबोफ्लेविन कहा जाता है।
अब देखना ये भी विटामिन दीज विटामिन हेल्प प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इन सब की मेटाबॉलिज्म में ये विटामिन हेल्प करती है, ठीक। और सबसे इम्पॉर्टेंट है देखना ये सब बेटा, जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना तब पूरा वहाँ पे आएगा कि विटामिन B1 से 2 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनते हैं। देखना 2 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड FMN और FAD, शायद आप बायोमोलिक्यूल में भी ये टर्म पढ़ोगे। FMN और FAD, इसका नाम होता है फ्लेविन। देखो वही वाला या राइबोफ्लेविन वाला फ्लेविन, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड, और एक बनता है फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये 2 जो कंपाउंड हैं FMN और FAD, देखो बेटा जब ये ग्लूकोज की स्टेप होगी, एसिटिल कोएंजाइम में जब क्रेब्स साइकिल में जाता है तो क्रेब्स साइकिल में इन कंपाउंडों की ज़रूरत पड़ती है। अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, जब हम क्रेब्स साइकिल ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, तब ये कंपाउंड आएंगे FMN FAD कैसे काम करते हैं। अगर ये कंपाउंड ही नहीं होंगे तो ग्लूकोज की क्रेब्स साइकिल में एंट्री ही नहीं होगी, तो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म जनरली इफेक्टेड होगी। तो कुल मिला के क्वेश्चन आता है FMN और FAD किस विटामिन से बनते हैं? विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लेविन, नाम ये F मतलब फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये विटामिन प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, देखो बेटा चाहे आप प्रोटीन लो, चाहे फैट लो, चाहे कार्बोहाइड्रेट लो, सब में क्रेब्स साइकिल चलेगी और सबके लिए ये कंपाउंड ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। हाँ, इस विटामिन की डिफिशियंसी अगर देखें, देखो इस विटामिन की डिफिशियंसी से 2 बीमारियां हो सकती हैं, खास नहीं है कुछ। एक होती ग्लोटाइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग ऑन टंग में स्वेलिंग आ जाती है। और दूसरी बीमारी होती है चीलोसिस का मतलब होता है क्रैकिंग ऑफ माउथ कॉर्नर। देखो कई बार माउथ बेटा यहाँ से फटने लगता है मुंह सर्दी वर्दी में, क्योंकि विटामिन B2 की कमी होने से माउथ में क्रैक होना शुरू, क्रैकिंग आ जाती है, फटने लगते हैं माउथ हो, ठीक ना। तो ग्लोटाइटिस टंग में स्वेलिंग आ जाना और माउथ का कॉर्नर से फटना। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, और FMN और FAD किस विटामिन के प्रोडक्ट हैं? विटामिन B2 की। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, समझ गया बेटा। विटामिन ये हो गया B2। विटामिन B1 लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखना बेटा, विटामिन हमने B1 पढ़ी, दूसरी मैंने विटामिन पढ़ाई आपको B2 पढ़ाई। अब नेक्स्ट विटामिन आती है विटामिन B3। विटामिन जो B3 है उसे नाइसिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? विटामिन B3 ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं नाइसिन या इसी के नाम है निकोटिनामाइड। और बेटा इस विटामिन की कमी से एक बीमारी होती है पेलेग्रा, इसे बोलते हैं पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। मतलब ये पेलेग्रा को क्या करेगा? रोकेगा। पेलेग्रा एक बीमारी है। पेलेग्रा डिसीज किस विटामिन की कमी से होती है? बड़ी फेमस बीमारी है पेलेग्रा। विटामिन B3 का नाम नाइसिन या निकोटिनामाइड। अब जैसे विटामिन B2 ये कंपाउंड बनाती थी, ये कंपाउंड किस में यूज होते हैं? मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं। ऐसे विटामिन B3 भी 2 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनाती है जो मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं। वो है NAD और एक NADP। ये भी बेटा क्रेब्स साइकिल में भी यूज होते हैं, ये भी यूज होते हैं, ये भी यूज होते हैं। तो FMN और FAD कौन बनाता है? विटामिन B2। और NAD और NADP कौन बनाता है? विटामिन B3। देखो नाम क्या है?
NAD का, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। देखो निकोटिनामाइड, तो क्या नाम है इसको, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो ये किसका नाम हो गया, NAD। और NADP का नाम क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और P का मतलब हो गया फॉस्फेट। तो ये दोनों कंपाउंड मेटाबॉलिज्म में यूज होंगे हमारी। तो विटामिन B3 के नाम ये हो गए NAD NADP। ठीक, तो ये क्वेश्चन मेरा बहुत बार आए हैं, दोनों ये और ये कौन से विटामिन से बनते हैं, ये कौन से विटामिन से। और इस विटामिन की डिफिशियंसी से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं पेलेग्रा। ये बड़ी फेमस बीमारी है बेटा, पेलेग्रा डिसीज। और पेलेग्रा के सिम्टम क्या होते हैं, देखो बेटा, पेलेग्रा में जो बॉडी की स्किन हो जाती है, बॉडी की स्किन डार्क एंड पिगमेंटेड स्किन, आदमी की स्किन काली काली धब्बे पड़ने लगते हैं पूरे शरीर में, तो पेलेग्रा का मेन सिम्टम है। और व्यक्ति को डायरिया भी हो जाता है। ठीक, और देखो, एक तो डार्क पिगमेंटेड स्किन हो गई, स्किन थिक हो जाती है, काली पड़ जाती है, थिक डार्क पिगमेंटेड स्किन, और व्यक्ति को डायरिया भी हो जाता है। ठीक, तो ये पेलेग्रा के मेन सिम्टम है। और देखो बेटा, इसमें एक क्वेश्चन और बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विटामिन जो B3 है, एक बेटा हम अमीनो एसिड लेते हैं ट्रिप्टोफैन, अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन देखो बेटा, हम डायरेक्ट बाहर से विटामिन B3 नहीं लेते, हम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड लेते हैं। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड हमारी बॉडी में आया, और आने के बाद हमारी बॉडी, जैसे नहीं मैंने बताया था आपको, विटामिन B1 हम डायरेक्ट बाहर से नहीं लेते, लीवर क्या करता था, हमने गाजर खाई, मतलब कैरोटीन हमने लिया और लीवर उसको रेटिनॉल में बदल दिया था। ऐसे हम बाहर से लेते हैं ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, तो हमारी लीवर क्या करता है, ट्रिप्टोफैन को किस में बदल देता है, विटामिन B3 में बदल देता है। इसका मतलब विटामिन B3 का प्रिकर्सर कौन है, प्रिकर्सर का मतलब होता है जो चीज़ जिससे बने। जैसे मैं बात करूं, विटामिन A का प्रिकर्सर क्या है, तो कहोगे सर कैरोटीन, क्योंकि कैरोटीन से रेटिनॉल बनता है। ऐसे विटामिन B3 का प्रिकर्सर कौन है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। तो देखो, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से हमारे अंदर क्या बनती है बेटा, विटामिन B3 बनती है। क्या बनती है, विटामिन B3। अब विटामिन B3 के ये काम है, लेकिन हम अगर ट्रिप्टोफैन खा रहे हैं तो हमारे अंदर विटामिन B3 बनती है, और हमारे अंदर ट्रिप्टोफैन से एक हार्मोन बनता है, ऑक्जिन हार्मोन। शायद आपने किसी ने सुना हो ऑक्जिन हार्मोन। यह एक, बेटा बॉटनी में पढ़ोगे आप, यह एक प्लांट हार्मोन है। अब कहोगे सर ये प्लांट हार्मोन है तो ये ह्यूमन में क्या कर रहा है, ये प्लांट हार्मोन है, प्लांट की ग्रोथ कराता है, लेकिन ये हार्मोन ह्यूमन में भी पाया जाता है। ह्यूमन में कोई काम नहीं है, लेकिन ह्यूमन में बनता है। काम किस में है, प्लांट में। तो देखो, अच्छा बताओ बेटा, ऑक्जिन हार्मोन किससे बना, ट्रिप्टोफैन से। विटामिन B3 किससे बनी, ट्रिप्टोफैन से। मतलब हम, मेरे अंदर दोनों चीज़ें बन रही हैं, और ऑक्जिन हार्मोन का हमारे अंदर कोई काम नहीं है, और ये हार्मोन ह्यूमन की यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। हम तो क्वेश्चन आता है बेटा कि हमारी यूरिन में कौन सा प्लांट हार्मोन पाया जाता है, ऑक्जिन हार्मोन मनुष्य की मूत्र में पाया जाता है। और ऑक्जिन हार्मोन किससे बनता है, ट्रिप्टोफैन से बनता है। और ट्रिप्टोफैन से और क्या बनता है, विटामिन B3 बनता है। अब देखो बेटा, एक बार AIPMT में क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति है जिसके मूत्र में बहुत ज़्यादा ऑक्जिन हार्मोन आ रहा है। ए पर्सन है जिसके यूरिन में बहुत अधिक मात्रा में ऑक्जिन हार्मोन आ रहा है।
उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है। देखो, अगर बेटा किसी व्यक्ति के यूरिन में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आ रहा है, इसका मतलब सारा का सारा ट्रिप्टोफेन किस में बदल रहा है, ऑक्सीजन में। तो जब ये पूरा इसमें बदल जाएगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, इसका मतलब ट्रिप्टोफेन किस में नहीं बदला, विटामिन B3 में नहीं बदला। जब B3 में नहीं बदला तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, पेलेग्रा। समझ गए ना, क्योंकि ट्रिप्टोफेन ऑक्सीजन और विटामिन B3 दोनों को बनाता है। पूरा अगर ये इसमें बदल जाएगा तो ये नहीं बनेगा। समझ गए ना, अगर ये इसमें बदल जाए पूरा तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो इससे हमारे अंदर कोई कमी होने वाली नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का हमारे अंदर काम ही नहीं है कोई। तो थोड़ा बहुत इसमें बदलता है, मेन इसमें बदलता है, लेकिन ये पूरा इसमें बदल जाएगा तो बीमारी कौन सी हो जाएगी, पेलेग्रा। समझ गए बेटा। तो ये थोड़ा ये विटामिन B3 के बारे में आप थोड़ा सा चीज़ें याद रखना। अब नेक्स्ट अपन लोग विटामिन देखते हैं। विटामिन B4 नहीं है बेटा, अब अपन लोग देखते हैं विटामिन B5 है। B5 में सिर्फ नाम याद रखना है, कुछ खास नहीं याद रखना है। तो ना विटामिन B5 जिसे बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। और एक है विटामिन B6 जिसे बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। बस ये नाम याद रखना, इनके पर्टिकुलर फंक्शन भी नहीं है, ना इनकी कोई कमी से कोई स्पेशल डिसऑर्डर भी नहीं कोई होता जो आपको याद रखना हो। बस कभी कभार मैचिंग के लिए क्वेश्चन क्या आता है, विटामिन B5 का नाम 5 है तो पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का नाम क्या है बेटा, पायरिडॉक्सिन। इनकी कमी से कोई विशेष रोग या डिसीज नहीं होती हैं। ठीक, तो थोड़ा विटामिन B5 विटामिन B6 के नाम जरूर याद रखना, केमिकल नेम। अब आती है विटामिन B7, इसको बेटा थोड़ा याद रखना, बोआइटिन। क्या कहा जाता है, बोआइटिन, या इसी का नाम होता है विटामिन H। देखो, विटामिन B7 का नाम क्या होता है, बोआइटिन, या इसी का नाम होता है विटामिन H। और ये इस विटामिन का हमारे अंदर काम क्या है, दिस विटामिन इज रिलेटेड विथ फैट मेटाबॉलिज्म। यह विटामिन हमारे बॉडी में किसकी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, दिस विटामिन इज रिलेटेड विथ फैट मेटाबॉलिज्म। जो हम फैट खाते हैं उसकी क्या होती है बेटा बॉडी में, जो मेटाबॉलिज्म होती है उसके लिए कौन सी विटामिन जरूरी है बेटा, विटामिन B7 जरूरी है। तो मान लो अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B7 की कमी हो जाती है तो किसकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगी, फैट की। और विटामिन B7 की कमी से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं गाउचर डिसीज। कौन सी बीमारी बोलते हैं, गाउचर डिसीज कहा जाता है। तो विटामिन B7 की डिफिशियंसी से जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं गाउचर डिसीज। तो क्वेश्चन आए बेटा कि गाउचर डिसीज किसकी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो गाउचर डिसीज इज अकर्स ड्यू टू इनप्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। अगर फैट की प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर नहीं हो रही है तो उससे जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं गाउचर डिसीज। ठीक, तो ये हो गया विटामिन B7। अब लास्ट 2 विटामिन और हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो कौन कौन, B8 है नहीं, विटामिन B9 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ मैं ब्लड में। विटामिन B9 का नाम होता है फॉलिक एसिड। क्या नाम है बेटा, फॉलिक एसिड। ये बड़ी फेमस विटामिन है ये, विटामिन B9 और विटामिन B12 दोनों इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B9 का नाम क्या है, फॉलिक एसिड। और मैं इसको जब आपको ब्लड पढ़ा रहा था ना RBC, तब भी मैंने बताया था इस विटामिन का एक तो फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ RBC फॉर्मेशन में हेल्प करती थी। और RBC फॉर्मेशन क्या कहलाता है बेटा, इरिथ्रोपोइसिस। तो कौन सी विटामिन RBC से संबंधित है, या कौन सी विटामिन इरिथ्रोपोइसिस से संबंधित है, तो विटामिन B9 या फॉलिक एसिड। ठीक,
तो ये आरबीसी फॉर्मेशन की जो रेट है उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। और दिस विटामिन का फंक्शन है डी आल्सो हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन। देखो बेटा, जब एक सेल से दूसरी सेल डिवाइड करती है तो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए डबल होता है, तो डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करती है। तो एक फंक्शन ये और एक ये है। अगर बेटा विटामिन B9 की कमी हो जाए तो मैंने पीछे बताया होगा बीमारी, अगर विटामिन B9 की कमी हो जाए तो मैंने ब्लड में ही पढ़ाया था, आरबीसी काउंट कम हो जाएगा, आरबीसी बनेंगी नहीं प्रॉपर। अब आरबीसी की कमी होना क्या कहलाता था? एनीमिया। लेकिन विटामिन B9 की कमी से जो एनीमिया होगा उसका नाम था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। याद आया? कौन सा एनीमिया? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया का आरबीसी की कमी होगी, लेकिन किसकी कमी से होगी? विटामिन B9 की कमी से जो आरबीसी की कमी हो, दिस एनीमिया इज नोन एज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये बेटा क्वेश्चन बहुत बार आया है, याद रखना। एक तो विटामिन B1 इंपॉर्टेंट है, B3 इंपॉर्टेंट है, B9 और B12, बस इतनी विटामिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फॉलिक एसिड, इसके फंक्शन, इसकी कमी से ही होगा। लास्ट विटामिन है विटामिन B12। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, जिसका नाम है साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबाल्ट, कोबालो मतलब कोबाल्ट। ये अकेली विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट मिनरल पाया जाता है। किसी भी विटामिन में मिनरल नहीं था, लेकिन इसमें कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है, मतलब कोबाल्ट की अगर आपके अंदर कमी हो जाए तो कौन सी विटामिन नहीं बनेगी? विटामिन B12 नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि B12 बनाने के लिए कोबाल्ट की ज़रूरत है। इस विटामिन का देखना बेटा, जो साइनोकोबालामाइन, इसका फार्मूला क्या होता है? C6H66O14 N14 P मतलब फॉस्फेट और CO मतलब कोबाल्ट। मतलब इस विटामिन में CO मतलब कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी कई बार आया, कौन सी विटामिन है जो मिनरल कंटेनिंग है? कौन सी विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन। और इस विटामिन के बारे में कई बार चर्चा हुई है इसी चैप्टर में। इस विटामिन को एब्जॉर्प्शन कराने के लिए क्या ज़रूरत है? इंट्रिंसिक फैक्टर। तो क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक विटामिन कहा जाता है। क्यों बेटा बोलो? क्यों? क्योंकि इस विटामिन का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन किसकी कमी से? इंट्रिंसिक फैक्टर। मैंने बताया था ना, स्टमक की सेल से क्या निकलता था? इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल निकलता था, स्टमक में निकलता था। जो ग्लाइकोप्रोटीन था वो बह के इंटेस्टाइन में आता था, और इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता था। और ये फैक्टर बेटा स्टमक में कौन से निकालती थी? याद है ना? ऑक्जिंटिक सेल या पेराइटल सेल ऑफ स्टमक। ठीक, तो बताओ बेटा, मैंने भी बताया था वहाँ, अगर स्टमक की ऑक्जिंटिंग सेल हटा दो तो कौन सी विटामिन की कमी हो जाएगी? B12। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर आएगा नहीं तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब होगा नहीं। और ये एकमात्र ऐसी विटामिन है जो प्लांट में नहीं पाई जाती है। जितनी विटामिन है सब हम प्लांट से लेते हैं, लेकिन विटामिन B12 कभी भी प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, ये एनिमल प्रोडक्ट है। तो हमें अंदर कैसे आएगी ये? देखो, मैंने बेटा बताया था कि हमारे इंटेस्टाइन में, मैंने कहा था ना कि सीकम पार्ट पे कुछ सिम्बायोटिक माइक्रोब पाए जाते हैं जो विटामिन K और विटामिन B12 को बनाते हैं। ये मैंने बताया था पीछे। तो जैसे हम बेटा एग खाते हैं, दूध खाते हैं, मीट खाते हैं, तो उनके माध्यम से एनिमल प्रोडक्ट है ये। जैसे मान लो गाय है, तो गाय के इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया रहे होंगे, उनने विटामिन B12 बनाया होगा और गाय के अंदर आई होगी, और गाय के दूध के थ्रू हमारे पास आ गई या मीट के थ्रू हमारे पास आ गई। तो इसलिए इस बेटा बोलते हैं एनिमल प्रोटीन फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं? एनिमल प्रोटीन फैक्टर कहा जाता है ये, क्योंकि
एनिमल से विटामिन ऑब्टेन की जाती है। ये विटामिन किसी भी प्लांट में नहीं पाई जाती। ठीक, समझ गए ना। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन इंट्रिंसिक फैक्टर क्यों नाम है, एनिमल प्रोटीन फैक्टर क्या बोलते हैं, क्योंकि एनिमल में ही ये पाई जाती है, प्लांट में नहीं पाई जाती। अब इस विटामिन के बेटा फंक्शन देखो, इस विटामिन के भी फंक्शन ऐसा ही है। पहला फंक्शन है, इसका काम था आरबीसी का फॉर्मेशन, लेकिन मैंने क्या बताया था, विटामिन B12 क्या करती थी, फॉर्मेशन को वो करता था। इसका काम था मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी को बनाने के लिए ये और उसको मैच्योर कराने के लिए विटामिन बी चाहिए, मतलब इरिथ्रोपोइसिस के लिए ये भी चाहिए कुल मिला के, क्योंकि आरबीसी का फॉर्मेशन या मैचुरेशन सब आ गया है ना उसमें। तो ये जब बनेगी उसको स्टिमुलेट करेगा, जब मैच्योर होगी उसको स्टिमुलेट करेगा। तो आरबीसी से रिलेटेड ये भी है। और ये विटामिन बी बेटा डीएनए रेप्लिकेशन किसमें हेल्प करती है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। और इस विटामिन का बेटा एक काम है, आप देखना ब्रेन में हम पढ़ेंगे, न्यूरॉन में माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं। कुछ न्यूरॉन हमारे अंदर होते हैं जिनके ऊपर एक माइलिन शीथ चढ़ी होती है। तो ये क्या बनाता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ अराउंड न्यूरॉन, न्यूरॉन के अराउंड माइलिन शीथ का निर्माण करती है। तो ये है विटामिन B12। तो विटामिन B12 का मेन काम है आरबीसी से रिलेटेड है। तो बताओ बेटा, इसकी कमी अगर हो जाए तो आपके अंदर आरबीसी मैच्योर ही नहीं होंगी। जब आरबीसी हमारे अंदर मैच्योर नहीं होंगी तो बने ना बने बात बराबर है। तो आरबीसी की कमी होगी, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी, और उस बीमारी होगी एनीमिया। उस एनीमिया का नाम है परनीसियस एनीमिया। कौन सा एनीमिया बेटा, परनीसियस एनीमिया। तो देखो, विटामिन B9 की कमी हो जाए तो मेगैलो, वहाँ भी एनीमिया हुआ लेकिन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से भी आरबीसी में डिफिशियंसी आएगी, जिसे बोलेंगे परनीसियस एनीमिया। तो ये तो बेटा विटामिन B कॉम्प्लेक्स बता रहा था मैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में कुछ याद हो या ना याद हो, आपको विटामिन B1 पूरा याद होना चाहिए, B3 याद होना चाहिए, B9, B12, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 2-4 बार आप, थोड़ा नाम तो बेटा कठिन नहीं है, 2-4 बार आप रीडिंग लगाओगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। तो ये था विटामिन। और विटामिन में कुछ खास तो बचा नहीं, बस थोड़ा ध्यान रखना। एक बेटा विटामिन B17 भी होती है, विटामिन B17, ये अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड विटामिन है। विटामिन B17 इज द रिसेंटली डिस्कवर्ड विटामिन, ये न्यूली डिस्कवर्ड विटामिन हैविंग एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी। इस विटामिन में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक, तो थोड़ा याद रखना, विटामिन B17 अभी नई खोजी गई विटामिन है जिसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इस तरह से बेटा ये मैंने आपको विटामिन भी करा दिया। इस तरह से ये आपका जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, काफ़ी बड़ा चैप्टर था बेटा ये मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अब इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आपको लगाना हो, जहाँ से लगाना हो, आप गूगल से, कहीं से, नेट से, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी लगाना हो, हर जगह के आप क्वेश्चन पढ़ के लगा सकते हो। हर बुक के हर जगह क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक, डाइजेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी का दूसरा चैप्टर रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो नेक्स्ट टर्न पे अपन लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो यहाँ तक आप देख लेना इतना। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।